जय हिंद साथियों, मैं शुभम जैन माय मिशन उदयपुर से। और आज की हमारी जो वीडियो है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नीति 2020 पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अगर आप देखेंगे तो इन प्रश्नों में से आपकी आगामी परीक्षा चाहे वो रीट की हो, रीट के अलावा सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड किसी भी प्रकार की अगर आप शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी परीक्षा देते हैं, चाहे वो राजस्थान की देते हैं या किसी अन्य राज्य की देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया है जिसमें से परीक्षाओं में आने के प्रश्नों के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। पहला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी कब मिली। तो ध्यान रखिएगा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा देश की जीडीपी का 6% तक खर्च करने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रखा गया है और इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जाने की संभावना है। प्रथम राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला कौन सा है, तो कर्नाटक राज्य, आपको ध्यान रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। तो एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य मैंने इसमें शामिल किया है वो ये है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात जो है बढ़ाने की बात इसमें की गई है। उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात बढ़ाने की बात इसमें की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। आते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। अभी तक हमारे देश में कुल 3 शिक्षा नीतियां आ चुकी है। अभी तक हमारे देश में कुल 3 शिक्षा नीतियां आ चुकी है। पहली है 1968 में आई है डॉक्टर डी.एस. कोठारी जी की अध्यक्षता में, जिसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। दौलत सिंह कोठारी, डी.एस. कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जी जो उदयपुर से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा उदयपुर राजस्थान से संबंधित रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में आई है 1968 में। उसके बाद अगली आई थी 1986 में। देखिए अगर थोड़ा सा याद करने के हिसाब से देखेंगे 68 इसी को उल्टा कर दिया 86, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 68 86 तो 2 शिक्षा नीतियां, और तीसरी अभी जो है नवीन शिक्षा नीति 2020 में आई है। एक प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताइए वर्तमान की जो नवीन शिक्षा नीति है वो कितने वर्षों बाद आई है। तो ध्यान रखिएगा 34 वर्षों के बाद आई है। नवीन शिक्षा नीति जो है कितने वर्षों के बाद लागू की गई है, 34 वर्षों के बाद इसको लागू किया गया है। और सबसे बड़ा, सबसे प्यारा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है कि ये जो नवीन शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, ये किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है। तो ध्यान रखिएगा कस्तूरी रंगन समिति या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कौन है, तो ये हमारे इसरो के पूर्व साइंटिस्ट हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन पूर्व इसरो के वैज्ञानिक हैं, आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रश्न हमारे यहाँ से भी बनता है। अब अगला जो प्रश्न आता है कि इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक क्या परिवर्तन हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो था उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले शिक्षा मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। एक प्रश्न ये भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि इस नवीन शिक्षा नीति में क्या पैटर्न अपनाया गया है, तो ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि नया पैटर्न जो है वो हमारा 5-3-3-4 का अपनाया गया है। कौन सा नया पैटर्न लिया गया है, 5-3-3-4 का नया पैटर्न लिया गया है। क्या है 5-3-3-4 का पैटर्न, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो 5 है ये है 5 वर्ष, ये है 5 वर्ष। पहले 5 वर्ष शुरू कहां से होते हैं, 3 वर्ष से। 3 वर्ष की आयु से लगा के 8 वर्ष तक 5 वर्ष, 3 वर्ष की आयु से लगाकर 8 वर्ष तक 5 वर्ष। 3 से 6 यानी 2 वर्ष तक 4, 5,
3 से 6 यानी 4 और 5, 3 से 6 के बीच में 2 सालों तक बच्चों को आंगनवाड़ी या नंद घरों में रखने के लिए बताया गया है। और उसके बाद अगले 6, 7, 8 इसमें नर्सरी और कक्षा पहली और दूसरी के लिए कुल 5 वर्षों में बालक नर्सरी भी करेगा और सेकेंड क्लास तक, ध्यान रखिएगा 5 वर्ष का जो है उसमें वो आंगनवाड़ी, और आंगनवाड़ी करने के बाद कक्षा पहली और दूसरी तक वो जाएगा। आपको ध्यान रखना है 8 वर्षों तक है, 3 वर्ष से 8 वर्ष तक पहले 5 का प्रारूप है। दूसरा जो 3 वर्ष है हमारे पास, वो 3 वर्ष में, अब चूंकि यहाँ पे 8 वर्ष हो गई है, 8 वर्ष से 11 वर्ष तक, 8 वर्ष से 11 वर्ष तक 3 वर्ष बालक कक्षा तीसरी से 5वीं तक की पढ़ाई करेगा, तीसरी से 5वीं तक की, 3rd क्लास से 5th क्लास तक। इसे प्राथमिक स्तर नाम दिया गया है। प्राथमिक स्तर कहां से कहां तक है, ध्यान रखिएगा, उम्र 8 से 11, कक्षा 3 से 5, उम्र 8 से 11, कक्षा 3 से 5। अगला जो 3 वर्ष का हमारा प्रारूप है उसमें 11 से 14 वर्ष तक, कौन सी उम्र है, 11 से 14 वर्ष तक है। स्कूलिंग कहां से कहां तक है, कक्षा 6 से 8 तक, जिसे माध्यमिक या मध्य स्तर नाम दिया गया है। 11 से 14 वर्ष, कक्षा 6 से 8 तक नाम मध्य स्तर या माध्यमिक स्तर दिया गया है। और अगला जो है हमारा 4 वर्षों का, ये 14 वर्ष से लगा के 18 वर्ष तक, 14 वर्ष से लगाकर 18 वर्ष तक है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक, इसमें बालक की शिक्षा जो है कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के लिए होगी, जिसे अंतिम स्तर कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नया पैटर्न किस पर आधारित है, 5334 के मॉडल पर आधारित है। नया पैटर्न किस पर आधारित है, 5334 के पैटर्न पर आधारित है। 5 वर्ष 3 से 8 वर्ष तक, फिर 3 वर्ष 8 से 11 वर्ष, फिर 3 वर्ष 11 से 14 वर्ष, और फिर 4 वर्ष 14 से 18 वर्ष तक। तो इट मींस जो हम 12वीं तक के लिए है उसमें आपकी एज 3 से लगाकर 18 वर्षों तक के लिए निर्धारित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करूं जो प्रथम 5 वर्ष है उसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, प्रथम 5 वर्षों को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। अन्य 3 वर्षों को प्राथमिक स्तर कहा गया है, उसके आगे मध्य स्तर है और उसके आगे अंतिम स्तर है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर दिलवाएगा। इसके बाद में बात करूं तो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल कोर्स जो है वो स्कूलों में पढ़ाने के लिए और आपको उसकी जानकारी देने के लिए बताया गया है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल कोर्स, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करूं कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी। अभी तक हमें विषय चुनने की आजादी कक्षा 11वीं से मिलती थी, लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी में आपको विषय चुनने की आजादी कक्षा 9 से मिल जाती है। साथ ही आप किसी भी एक विदेशी भाषा को सीखने का मौका भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं कक्षा 9 से। कक्षा 9 से विदेशी भाषा को सीखने का मौका मिलता है और कक्षा 9 से आपको विषय चुनने का मौका भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। अगली बात करें कि यहाँ पर प्यूपिल टीचर्स रेशियो यानी छात्र शिक्षक अनुपात कितना रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा 30:1। छात्र शिक्षक रेशियो जो है वो 30:1 रखा गया है। लेकिन जहाँ पर कुछ डिसेबिलिटी वाले या स्पेशल चाइल्ड्स है, ऐसी स्कूल्स में 25:1 का रेशियो रखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 25:1 का रेशियो यहाँ पर रखा जाएगा स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, और नॉर्मली 30:1 30:1 का रेशियो रखा जाएगा। अगली में बात करूं तो नो बैग डे आपको ध्यान रखना है। सैटरडे को घोषित किया गया है, नो बैग डे सैटरडे यानी शनिवार को घोषित किया गया है। अगली बात जो हम यहाँ पर करेंगे, अगला जो आपका प्रश्न बनेगा कि यहाँ पर कितने भाषाई फॉर्मूले को अपनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों त्रिभाषाई फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया गया है। त्रिभाषाई फॉर्मूला यहाँ पे अपनाया गया है। क्या है त्रिभाषाई फॉर्मूला, तो इसमें 2 भाषाएं राष्ट्रीय होगी और एक विदेशी भाषा होगी। 2 राष्ट्रीय भाषा और एक विदेशी भाषा। राष्ट्रीय भाषा में ध्यान रखिएगा हिंदी और क्षेत्रीय, हिंदी और क्षेत्रीय,
और विदेशी में जनरली हमारे यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का चलन ज़्यादा है, इसलिए अंग्रेजी रखी गई है। ठीक है ना, 9वीं से आप कोई भी अन्य विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने आती है वो आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में करवाने का प्रावधान है। आपसे सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस कक्षा तक के बच्चों को जो पढ़ाई है वो उनकी लोकल लैंग्वेज में या उनकी मदर लैंग्वेज में करवाने की बात कही गई है। तो ध्यान रखिएगा, कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में करवाने का प्रावधान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ फुल फॉर्म्स जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे सीपीडी क्या है? सीपीडी क्या है? तो सीपीडी है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके तहत जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को प्रतिवर्ष एक वर्ष में 50 घंटे की एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो वो स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो उनके व्यावसायिक से संबंधित होगी, वो किस व्यवसाय को प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं उसके लिए 50 घंटे की एक साल में वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके बाद बात करूं ईसीसीई, ईसीसीई का फुल फॉर्म कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईसीसीई जो है वो आंगनवाड़ी के बच्चे, जो आंगनवाड़ी नंदन हमने जो बात की थी वो उनके लिए ईसीसीई प्रोग्राम जो है वो लाया गया है, उनकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह उनके लिए। और इसके अलावा एक और है हमारे पास मेरस, मेरस ध्यान रखिएगा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। जैसे देश में बड़े संस्थान आईआईटी और आईआईएम है, उसी की तर्ज पर अब कुछ मेरस इंस्टीट्यूट्स भी बनाए जाएंगे। ध्यान रखना, मेरस इंस्टीट्यूट्स किसकी तर्ज पर बनाए जा रहे हैं? तो आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करूं तो एक प्रश्न आपका इस परख वाले से जरूर बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व की परीक्षाओं में परख पर प्रश्न पूछे गए हैं, पूर्व की परीक्षाओं में परख पर प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे परख का फुल फॉर्म सीधा पूछा जा सकता है, या फिर परख के किसी भी एक वर्ड पर आपसे पूछ सकता है कि परख में आर का मतलब क्या होता है, परख में एच का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं, परख में पी से है परफॉर्मेंस, ए से है असेसमेंट, पी से है परफॉर्मेंस, ए से है असेसमेंट, आर से है रिव्यू एंड ए से है एनालिसिस, एंड ए से है एनालिसिस ऑफ, के से आ जाएगा आपका नॉलेज और एच से आ जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये पूरा आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। परख का फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख जो है एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि नई शिक्षा नीति में कुल कितने स्तंभों को शामिल किया गया है, इसके कितने स्तंभ हैं, तो ध्यान रखिएगा नई शिक्षा नीति के कुल 5 स्तंभ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 5 स्तंभ हैं? सबसे पहले आता है एक्सेस, एक्सेस यानी इसकी सब तक पहुंच, सब तक पहुंच इसकी महत्वपूर्ण स्तंभ है इसका। दूसरा है क्वालिटी, कि सब तक पहुंचे भी सही और वो गुणवत्ता के साथ पहुंचे, क्वालिटी के साथ पहुंचे शिक्षा। तीसरी बात आती है इक्विटी, कि इसमें सभी की भागीदारी हो, इसमें सभी की भागीदारी हो। चौथी बात आती है अकाउंटेबिलिटी, इसमें जवाबदेही निश्चित की गई है, जवाबदेही है कि अगर ये सब तक नहीं पहुंच पा रही है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ठीक है ना, तो इसमें वो भी जवाबदेही निश्चित की गई है। और अफोर्डेबिलिटी, नवीन शिक्षा के अनुसार शिक्षा को किफायती किया गया है ताकि ये सबकी पहुंच में आ सके। ये इसके 5 महत्वपूर्ण स्तंभ। ये थी हमारी जो स्कूल एजुकेशन के बारे में। कुछ चेंजेस यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए भी हुए हैं। उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस हैं, आइए उनको भी देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जो है अप्लाई किया गया है। हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जो है अप्लाई किया गया है। क्या है ये, आइए देखते हैं। पहले क्या होता था, अगर आप 3 वर्ष की कोई डिग्री कर रहे हैं तो जब अगर आपने बीच में उस डिग्री को छोड़ दिया 2 वर्ष करके या 1 वर्ष करके, तो आपकी डिग्री वहीं पर खत्म हो जाती थी। लेकिन अब नए सिरे से ये किया गया है कि अगर आप
कॉलेज में 1 साल भी पढ़ते हैं और उसके बाद नहीं पढ़ते हैं तो 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़ के छोड़ देते हैं तो 2 साल के लिए आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल या 4 साल पढ़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। 3 और 4 साल डिग्री कार्यक्रम के लिए 3 या 4 साल पढ़ना है, 2 वर्ष में डिप्लोमा और 1 वर्ष में सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं अब जिस प्रकार से उच्च शिक्षण संस्थानों में जो एडमिशन मिलते हैं, तो जैसे हम जानते हैं कि अगर IIT, IIM वगैरह में इनमें एडमिशन चाहिए तो उनके लिए जो उनका एक एग्जाम होता है वो देना पड़ता है। अब उसी प्रकार से अगर आप उच्च शिक्षण संस्थान में जाना चाहते हैं तो पूरे देश में उनके लिए एक ही एग्जाम होगा, CAT कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट। CAT कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा जिसको NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय एग्जामिनेशन एजेंसी जो है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है वो कंडक्ट करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कैट एग्जाम को लेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नवीन शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को जो है वो खत्म कर दिया गया है और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपको 4 वर्ष की डिग्री लेना जरूरी होगा। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो 4 वर्ष की डिग्री करना जरूरी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कई सारी जो चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो बता दिए हैं। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।